जी भाटिया जी, आज क्या कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे? आज ये करनाल विधानसभा के जो रहने वाले कार्यकर्ता हैं, चाहे वो बूथ पर रहते हैं, चाहे मंडल में है, चाहे शक्ति केंद्र में है, जिला और प्रदेश के भी कार्यकर्ता जो करनाल विधानसभा में रहते हैं, उन सब सूचीबद्ध कार्यकर्ताओं की ये बैठक है। नायब सैनी जी को यहाँ से टिकट मिल रही है। जी, प्रत्याशी घोषित होने के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी पहली बार कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के लिए आ रहे हैं। उनका स्वागत। और हमारे माननीय मनोहर लाल जी लोकसभा प्रत्याशी के रूप में कार्यकर्ता, इतनी बड़ी एक विधानसभा की कार्यकर्ता बैठक में, हालांकि चुनाव का शंखनाद तो घरोंडा के अंदर पूरी लोकसभा की एक स्वागत कार्यक्रम में हो चुका है, तो आज ये कार्यकर्ताओं की हमने 9 की 9 विधानसभा की बैठकें रखी हैं। अगले 2 दिन के अंदर 31 तक सारी 9 बैठकें पूरी हो जाएंगी। ईडी का रिमांड खत्म होने के बाद आज पेश किया गया और उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल वजह से सारा कुछ हो रहा है। देखिए, मैं कई बार कहता हूँ केजरीवाल जी मुख्यमंत्री भी हैं, दिल्ली के बड़े नेता भी हैं, और मैं अपना कद एक्चुअल में नहीं मानता कि उनके बोलूँ, लेकिन मैं एक साधारण व्यक्ति होने के नाते, एक आम कार्यकर्ता, आम नागरिक होने के नाते कहता हूँ कुछ तो शर्म आ जाओ, झूठ बोलने में कुछ तो शर्म आ जाओ। लेकिन मुझे लगता है इनको शर्म आती नहीं है। ईडी से आप भागते थे, ईडी को आप फेस नहीं करते थे। आप कहते हो राजनीतिक षड्यंत्र है, कोर्ट राजनीतिक षड्यंत्र में कैसे आ जाएगी? कोर्ट आपको रिमांड दिए जा रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने धोखाधड़ी और इस तरह के लोगों को फेवर देकर बदले में कुछ ना कुछ ले रखा है ना। इसलिए कोर्ट कह रही है कि आपको जांच करवानी चाहिए, आपका रिमांड होना चाहिए। यूपी का सह प्रभारी बनाया गया आपको। मैं धन्यवाद करता हूं अपने केंद्रीय नेतृत्व का कि मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को इतना बड़ा दायित्व उन्होंने समझा और मुझे दिया। मैं उनका शुक्र। सेकंड फेज में आपकी ड्यूटी लगी है? नहीं, मुझे अभी तक कुछ पता नहीं। अभी मैं प्रदेश अध्यक्ष जी का वहाँ से फ़ोन आया हुआ था, भूपेंद्र जी, वो फिर बैठक में बैठे, मेरी बात नहीं, पहले मैं मीटिंग में बैठा था। तो जिस फेज़ में भी लगाएंगे वो तो पार्टी की मर्जी है, कहीं भी लगाएंगे। अबे चौटाला कह रहे हैं कि नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से बीजेपी के कैंडिडेट है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनको कोले घोटाले में एक बड़ा। देखिए, सरकार की जांच है, जहां कमी पाई गई, किसी की भी पाई जाए, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, अगर किसी की कमी पाई जाती है कानून की नज़र में, उसको उसका फल भोगना ही पड़ेगा। लेकिन वो जांच है। लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते हम एक कोई अधिकार तो किसी का नहीं छीन सकते ना। नवीन जिंदल जी कांग्रेस के लीडर रहे, उनका अधिकार है चुनाव में आना, चुनाव लड़ना, पार्टी विचारधारा अपनी मर्जी से चुनना। उस अधिकार से उनको कौन वंचित कर देगा? नवीन जी का वो एक पक्ष, आपने कहा कि उसमें आरोपी होंगे या नहीं होंगे, मुझे नहीं पता। उनकी कंपनी बहुत ज़्यादा कोर्ट में विचाराधीन है, केस की तो मुझे कोई नॉलेज है नहीं, लेकिन मैं उनको एक अच्छे इंसान के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैंने उनको देखा है। किस तरह से उन्होंने फ्री एम्बुलेंसेस चलाई, कितने बड़े बड़े पार्क बनाए हिसार के अंदर और कुरुक्षेत्र के अंदर। उन्होंने समाज हित के जितने काम किए, उनको कोई अनदेखा नहीं कर सकता। अब समाज लोगों के बीच में है, अगर लोग उनको अच्छा मानेंगे। असल में घबराहट है कांग्रेस को। कांग्रेस पहले कुरुक्षेत्र का मैदान छोड़ गई, फिर वो जातियों की बात करने लगी, उस आधार पे वो टिकटें देते हैं, वो करते हैं। अब उनको लग गया कि तुम्हारे से भी ऊपरला सिस्टम है, तुम्हारे से भी अच्छे लोग हैं दूसरे दलों में, वो सामने आए। 10 में से 6 तो कांग्रेस ही ले लिया आपने, लोकसभा टिकटें दी। देखिए, कांग्रेस या बीजेपी कोई जन्म से नहीं होती, विचारधारा से है। ऐसे लाखों लोग, करोड़ों लोग जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर रहते इस देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ी, लेकिन आज़ाद होने के बाद देश कांग्रेस में नहीं रहे, कांग्रेस से अलग हुए। जब जनसंघ बना उसके साथ जुड़े, जब भारतीय जनता पार्टी उसके साथ जुड़े, और मोदी जी से प्रभावित होने के बाद मैं लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, यहाँ के नहीं दुनिया के भी कई देशों के लोग, वो भी भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित हुए और मोदी जी से जुड़े। आज वो मोदी जी को मानते हैं, मोदी हमारा हिंदुस्तान है, इस तरह भाव से देखते हैं। ऐसे हजारों लोग जुड़े और आगे भी जुड़ेंगे, उनको रोक नहीं सकते।